हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम टकाटक बढ़िया। चलिए, तो आज 10वीं कक्षा की विज्ञान कक्षा 10 विज्ञान का पाठ नंबर 1 पढ़ाएंगे हम आपको। और पाठ नंबर 1 में है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हालांकि इससे पहले हम अपने एक वीडियो में, पाठ 1 के वीडियो में कुछ बातें बता चुके हैं। तो आज जो है हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण को कुछ बातें और बताएंगे इसकी। तो क्या है हमारा पाठ का नाम? रासायनिक अभिक्रिया क्रियाएं एवं समीकरण। मैंने आपको ये बताया था कि प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं, घटनाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन धीरे 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 चलती रहती हैं। जब वो हमें दिखाई नहीं देती हैं और धीरे धीरे चलती रहती हैं, तो उन्हें देखने के लिए और उन्हें समझने के लिए और उन्हें लिखने के लिए, ये लिखने की, देखने की, समझने की जो क्रिया होती है वो हमारी क्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, समझेंगे उनको हम कैसे, देखेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे। समझने का मतलब है कि या तो उसमें दुर्गंध आ रही हो, या उसमें खुशबू आ रही हो, या उसमें पदार्थ नए बन रहे हों, पुराने पदार्थ विघटित हो रहे हों, रंग चेंज हो रहा हो, रंग बन रहा हो, है ना। कोई रंग बन रहा है, नहीं था पहले फिर आ गया, पहले था फिर गायब हो गया। खुशबू कुछ पहले कुछ आ रही थी, बाद में कुछ आ गई है। अवस्था पहले कुछ थी, अवस्था बाद में कुछ होगी। अब अवस्था के बारे में भी समझें। अवस्था का मतलब है ठोस था, द्रव बन गया, द्रव था, गैस बन गया, ठोस से खत्म हो गया, द्रव से खत्म हो गया। ये बहुत सारी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन की थी। तो उन दैनिक जीवन की घटनाओं को समीकरण के रूप में समझाना, ये तो हमारे थ्योरेटिकल हो गए। जैसे भी हम कहते हैं कि दही, दूध को दही में बदला जा सकता है, दूध में छाछ मिलाने पर कुछ समय पश्चात दही बन जाता है। ये तो हमने थ्योरेटिकल बात कर दी, लेकिन थ्योरेटिकल बात को हम क्या करेंगे, समीकरण में कैसे लिखेंगे, इस बोर्ड पर लिख करके कैसे बताएंगे। तो उसका भी शॉर्ट टर्म होता है, वो रसायन विज्ञान में शॉर्ट टर्म होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। ये आज जो वीडियो पढ़ेंगे वो हो सकता है पिछले वीडियो में हो, तो वो लिखेंगे यार रासायनिक समीकरण का लिखना, रासायनिक समीकरण का लिखना। तो प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को समीकरण के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण लिखना। तो जैसे हमने बताया हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का हमें संकेत पता है, Mg होता है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। तो मैग्नीशियम का संकेत Mg है। अब मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, यानी ये हमारी ऑक्सीजन है, और हम क्या करें, दहन मीन्स हम इसको जला रहे हैं। जब इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, MgO प्राप्त होगा, यानी मैग्नीशियम की राख प्राप्त होगी। अब आपके समझ में ये नहीं आई होगी क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हो। हालांकि हमने इससे पिछले एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो है रासायनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में तत्व सारे हैं, सारे तत्वों के बारे में आप समझ लेंगे, लेकिन आपने ये तत्व नहीं देखा है तो आप समझेंगे कैसे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये एक लकड़ी ले लें, लकड़ी मान लें कि लकड़ी माना हमारा मैग्नीशियम है, माना लकड़ी मैग्नीशियम है। लेकिन जब हम लकड़ी को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन का मतलब हवा में जलाएंगे। माचिस की तीली को हवा में जलाते हैं। सपोज मान कि माचिस की तीली जो है वो क्या है, हमारी मैग्नीशियम है, और उसको हवा में जलाएंगे। जब उसको हवा में जलाएंगे तो क्या बनेगी, पहले तो मैग्नीज जो हमारी माचिस की तीली है उसका कोयला जैसा काला काला पदार्थ बनेगा, और वो कोयला जैसा काला काला पदार्थ जो है वो पूरा जब जल जाएगा तो राख बनेगी। तो ये क्या हो गया, वो उस तीली की राख हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह मैग्नीशियम की राख है। किसकी है ये? मैग्नीशियम की राख है, मैग्नीशियम की राख। अब ये मैग्नीशियम की राख जो है
वो पाउडर है, लेकिन अब ये पाउडर जल के प्राप्त हुआ है ऐसा। तो जब ये पाउडर जल के ऐसे प्राप्त हुआ है तो यही क्रिया को हम जो लिखते हैं, जो हमने घटना घटी है, वो घटना हम इस रूप में लिखेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब पूरी बात हमने यहाँ पर आपको बता दी। जो हमने थ्योरेटिकल लिख रहे हैं, जब हम पेज पर लाइन टू लाइन करके लिखेंगे, उस छोटी सी लाइन को हमने इस तरीके से यहाँ पर बता दिया और ये पूरी बात हमारी सिद्ध हो गई। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमारा रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण लिखने का मतलब हो गया कि प्रकृति में जितने भी पदार्थों के साथ घटनाएं होती हैं, वो सारी घटनाएं समीकरण संकेत के रूप में प्रदर्शित करना, उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उन्हें बोर्ड पर लिख करके बता देना, वही रासायनिक समीकरण लिखना होता है। इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना, ये हमारी क्या हो गई, एक हेडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे और संतुलित करने के महत्व भी देखेंगे। तो इसका मतलब अभी ये क्रिया जो है वो हमारी पूरी नहीं हुई है, पूरी तब होगी जब उसको हम संतुलित कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के जो मोल हैं वो कितने हैं, मोल का मतलब कण, आप मोल ना समझें तो कोई बात नहीं, आप देखें यहाँ कण कितने हैं, ये पूरा मैग्नीशियम का कण एक है। आप ये मत सोच लेना कि एम अलग लिखा है, जी अलग लिखा है, नहीं, मैग्नीशियम ही पूरा जो है दोनों शब्दों से मिलकर के मैग्नीशियम बना है, तो वो Mg अकेला है। यहाँ ऑक्सीजन का भी एक कण है, तो एक और एक कितने हो गए, 2, लेकिन यहाँ पर हमारे कितने मोल प्राप्त हो रहा है, एक ही मोल प्राप्त हो रहा है, यानी MgO का एक कण प्राप्त हो रहा है। तो जब MgO का एक कण प्राप्त हो रहा है तो अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, एक तरफ 2 हैं और एक तरफ 1 है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अर्थात अभिक्रिया के दोनों पहलुओं पर, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारे अभिकारक हैं और ये क्या है, हमारे उत्पाद, क्या है ये, उत्पाद। अब बात आती है फिर कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक वो होते हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अभिकारक, कारक मीन्स करने वाले, अभि माने क्रिया, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और जो बाद में बनता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने जितनी चीज़ ली है और चीज़ को मिला करके जो चीज़ बनाई है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ली गई वस्तुएं बराबर, बनी हुई वस्तुएं दोनों बराबर होनी चाहिए। भाई ली गई वस्तुएं बराबर और बनी हुई वस्तुएं दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी अभिक्रिया कैसी होती है, संतुलित होती है। जैसे मान लें कि हमने सब्जी में क्या डाला, नमक, तेल, मसाला, आलू, बैंगन, गोभी, ये मिक्स सब्जी बनाई, तो ये कितना मटेरियल लिया है उसी मटेरियल के बराबर हमारी सब्जी प्राप्त होनी चाहिए। तो दोनों ओर के मान कैसे होंगे, बराबर। दोनों ओर के जब मान बराबर होंगे, कौन कौन से, अभिकारक के और उत्पाद के, दोनों के मान बराबर होंगे, तब वो रिएक्शन कैसी कही जाएगी, संतुलित कही जाएगी। तब वो रिएक्शन हमारी संतुलित कही जाएगी। तो अब संतुलित करने का मतलब है कि दोनों ओर अभिकारक और अणुओं की, अभिकारक अणुओं की और उत्पाद के अणुओं की संख्याएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये अभिक्रिया कैसी होती है, संतुलित कहलाए। तो संतुलित तब करेंगे क्योंकि संतुलित करने का महत्व क्या है कि प्रकृति में कोई भी चीज़ कभी भी नष्ट नहीं होती है और न प्रकृति में कोई भी चीज़ बनती है। न तो प्रकृति में कोई चीज़ बनती है और न प्रकृति में कोई चीज़ पूर्णतः नष्ट होती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। फिर आप कहेंगे सर ये बन के कहाँ से आती हैं, अरे आप बन के कहाँ से आती, कोई चीज़ खत्म होती है और कोई चीज़ बनती है। प्रकृति, आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ खत्म हो रही है, जैसे हमने खा लिया खाना तो रोटी खत्म हो गई, है ना, हमने खा लिया खाना रोटी खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये चीज़ खत्म नहीं हो गई। ये जहाँ से प्राप्त हुई है ये चीज़ घूम करके भी वहीं जाएगी, जहाँ से ये चीज़ प्राप्त हुई है वे घूम करके भी वहीं जाएगी। हमने एक पौधा ले लिया और पौधे पे बहुत सारी हरी हरी पत्तियाँ, टहनियाँ, जड़ें, तना, फल, फूल, ये सब आते हैं। और जब ये चीज़ें, सब चीज़ें आती हैं तो हम क्या करेंगे, क्या ये चीज़ें हमारी ख़त्म नहीं होती हैं, बनती कहाँ से, ये बनती भी है और ये ख़त्म भी होती हैं। तो ख़त्म होके कहाँ जाती हैं, मिट्टी में, और ये आती कहाँ से, बन के मिट्टी से। तो ख़त्म होके भी मिट्टी में जाती हैं और आती भी मिट्टी से। तो एक साइकिलाइजेशन है, ये क्या है, एक साइकिलाइजेशन है। साइकिलाइजेशन का मतलब है ये चक्र है
कि वो ख़त्म होके मृदा में मिलेंगी और मृदा इनको तोड़ करके फिर मृदा के साथ जड़ों के साथ क्रिया करके ये वापस आएंगी। तो क्या बनी न ख़त्म हुई, ये एक साइक्लाइजेशन है। तो यहाँ क्या है कि प्रकृति में ना तो कोई पदार्थ या द्रव्य बनता है और ना नष्ट होता है, बल्कि रूप चेंज होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में आते हैं, रूप चेंज करते हैं। वो 1 से 2000 रूप चेंज कर लेंगे, 1000 रूप चेंज करने के बाद फिर वापस उसी रूप में पहुंच जाएंगे। तो केवल अवस्थाएं, रूप, पदार्थ के जो मान है उनमें परिवर्तन आता है, पदार्थ की रूप चेंज होते हैं, लेकिन पदार्थ कभी चेंज नहीं होते हैं, पदार्थ वो कि वही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ है ये कि अभिक्रिया में जो पदार्थ लिए हैं वो हमारे पदार्थ कभी चेंज नहीं होते हैं, जो हैं वो कि वही रहते हैं। तो आगे देखिए अब इसके अंदर, क्योंकि आपका क्लास जो है वो छोटी है, छोटी क्लास में बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो ये हमारी क्या होगी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब हमें संतुलित कैसे करें, संतुलित करने के लिए 10th क्लास में एक विधि है, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि क्या है, एक वैज्ञानिक है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या कर रहे हैं कि आपने सारणी जब बनाएंगे तो उसमें अभिकारक और लेंगे उत्पाद। सारणी बनाएंगे तो सारणी में क्या लेंगे, 2-2 पॉइंट बनाएंगे, इधर लेंगे हम तत्व और इधर लेंगे संख्या, यहाँ लेंगे तत्व और यहाँ लिखेंगे संख्या। ठीक, तत्व हमारे पास क्या है, अभिकारक में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ उत्पाद में क्या है, उत्पाद में Mg1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो अब ये देखना है, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जिस तत्व की संख्या ज़्यादा है, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो तत्व की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की 2, तो यहाँ पर भी हमें 2 करेंगे तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे। अब इसमें 2 का गुणा करने का मतलब ये नहीं है कि हमने ऑक्सीजन को 2 गुना करा तो ऑक्सीजन को 2 गुने करने का मतलब है हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे। रिएक्शन के अंदर जो भी तत्व पदार्थ बन गए हैं उन पदार्थों में ये गुणा यहाँ नहीं होगा। आपको सोचो कि यहाँ 2 का गुणा कर दें तो रिएक्शन संतुलित हो जाएगी, नहीं, रिएक्शन खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपको गुणा करना है तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं समझने के लिए। क्या किया हमने, इसको बॉक्स में बंद कर लिया। अब बॉक्स के अंदर ताला लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पर हमने, ताला। लो भाई, ताला लगा दिया। अब आपको गुणा करना है भाई, आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो ताला खोलना नहीं है, चाबी आपके पास है नहीं, तो ताला नहीं खोलेंगे तो चाबी नहीं है आपके पास, तो ताला कैसे खोलेंगे, ताला कैसे खोलेंगे तो आप गुणा कैसे करेंगे। तो आपको गुणा वहाँ नहीं करना है, गुणा इनके अंदर कहीं नहीं करना है, गुणा क्या करना है, ताले से पहले बॉक्स के ऊपर गुणा करना है। तो हमने क्या, बॉक्स के ऊपर गुणा कर दिया, तो जब इनका 2 का गुणा हो गया तो इसमें भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि Mg भी 2 हो गए। अब Mg भी 2 हो गए तो अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो बराबर हो गए 2, लेकिन मैग्नीशियम की जो संख्या वो 1 रहेगी। तो 1 रहने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम फिर 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा यहाँ मैग्नीशियम के नीचे नहीं करेंगे, बॉक्स में करेंगे, क्योंकि ये जितने भी पदार्थ हैं अगर आप संतुलित करते हैं, 10th क्लास की बात बता रहा हूँ, 9th की क्लास की बात कर रहा हूँ, छोटी क्लासों में बच्चे क्या करते थे, नीचे गुणा कर देते, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ जरूरत नहीं है। इसको बॉक्स में बंद करो और बॉक्स में बंद करके फिर ऐसे समझ लो कि ताला लगा दिया, ताला की चाबी खो गई, आपको करना है गुणा, तो ऊपर बॉक्स के ऊपर करेंगे, यहाँ आगे क्या होगी, संतुलित। देखिए मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, आपकी रिएक्शन कैसी होगी, संतुलित। चलिए लेते हैं दूसरी कोई रिएक्शन जिसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो दूसरी कोई रिएक्शन लेने के लिए हमारे पास संतुलित रिएक्शन ले रहे हैं हम, क्या वो रिएक्शन हमारी ये है, हटा दो यहाँ से रिएक्शन को, और ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं। हिट एंड ट्रायल की ये जो सारणी है वो बनी रहेगी। हमने यहाँ लिखा क्या, Fe+H2O, एरो क्या बनेगा, Fe2O3+H2। ये हमारी रिएक्शन हो गई। यहाँ 3 भी ले सकते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे हम, आपके 2 ऐसे 3 भी ले लिया और 4 ले लिया, ये बना लिया। ठीक, तो हमारे पास क्या है, अभिकारक में तत्व है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें भी क्या है, इसमें भी Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Fe कितना 1, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितना 1। यहाँ पर Fe कितने 3,
हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक, तो अब हिट एंड ट्रायल की जो विशेषता है वो ये है कि सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे। तो बड़ा अंक लेने के लिए हमारे पास 4 है, तो 4 का करने के लिए हमने इसमें 4 का गुणा कर दिया। अब 4 का गुणा फिर करेंगे, क्योंकि अगर आप ये बॉक्स में बंद नहीं करेंगे तो आप भूल सकते हैं। हमने फिर इनको क्या किया, बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक, अब बॉक्स में बंद किया तो हमने क्या है, अभिकारक में 4 का गुणा किया जहाँ ऑक्सीजन थी, तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे। ऐसे करके जगह नहीं है, अभी जगह बना लें, प्लस यहाँ ले लिया हमने एफ ई को बॉक्स में बंद कर दिया। अब हमारे पास अंदर गुणा नहीं करेंगे, कहीं भी गुणा क्या करेंगे हम बाहर, तो बाहर 4 का गुणा कर दिया। 4 का गुणा करते ही हाइड्रोजन की संख्या होगी 4 दूनी 8, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें फिर 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, चलो 4 का गुणा कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें भी बराबर बराबर। अब देखिए हमने जब 4 का गुणा यहाँ किया तो हाइड्रोजन हो गए 8, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हमारे 2, तो 2 पूरे करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 4 का गुणा करो। ये हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये हाइड्रोजन यह रही, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे। हो गई, ठीक। ये उत्पाद वाले लेंगे, कहाँ है वो। इसके बाद अब हमारे पास बचा क्या, बचा एफ ई। यहाँ एफ ई कितने 3, तो यहाँ भी 3 करने के लिए हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, और 3 का जो गुणा कर रहे हैं वो अभिकारक की एफ ई है। तो जब अभिकारक की एफ ई है तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। तो रिएक्शन हमारी क्या बन गई, थ्राइस एफ ई प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अब देख लो रिएक्शन बैलेंस हो गई नहीं हो गई। 3 Fe इधर है, 3 Fe इधर है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर है, 4 ऑक्सीजन ये रहे और 4 ऑक्सीजन ये रहे, अर्थात रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिएक्शन को संतुलित करना सीखेंगे। और रिएक्शन को संतुलित करना सीख लिया हमने, रिएक्शन को क्या किया हमने, संतुलित करना सीख लिया। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे बहुत सारी रिएक्शन है, हम जो है हिट एंड ट्रायल विधि से ही सीखेंगे। तो हिट एंड ट्रायल विधि से सीखने के लिए हमारे अभी जो रिएक्शनों के क्या आएंगे, अभिकारक के प्रकार, रिएक्शनों के प्रकार आएंगे। अभी देखिए हमारे पास क्या है कि समीकरण को, अभिक्रिया के समीकरण को लिखते हैं तो लिखने का क्या तरीका है, उसमें लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो याद करने पड़ते हैं। हमने क्या है, हमने रिएक्शन लिखी है कि थ्राइस Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये रिएक्शन लिख ली। अभी ये रिएक्शन जो है वो अधूरी है। अधूरी का मतलब है कि जो रिएक्शनें होती हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, वो अवस्था के अंतर्गत होती हैं। और अवस्थाएं क्या होती हैं, अवस्था ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो ये जो पदार्थ हमारे क्रिया कर रहे हैं, ये पदार्थ कौन कौन सी अवस्था में क्रिया कर रहे हैं, ये पदार्थ हमारे क्रिया कर रहे हैं कि ये कौन कौन सी अवस्था में क्रिया कर रहे हैं। तो अवस्था दिखाने के लिए हमने क्या किया, ये आयरन मीन्स लोहा है, तो लोहा तो ठोस अवस्था में होता है। ये पानी है, तो पानी यहाँ पर जो लिया है वो आपका लिया है गैस अवस्था में। क्या लिया है, गैस अवस्था में। पानी जो यहाँ लिया है वो कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। पानी नहीं है, वाष्प के साथ क्रिया कराई जा रही है। अगर आप पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बहुत स्लोली क्रिया होती है। तो हमारी क्या है, वाष्प के साथ क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये पदार्थ प्राप्त होगा वो भी हमारा ठोस प्राप्त होगा, यहाँ पर जो पदार्थ प्राप्त होगा वो हमारा गैस प्राप्त होगा। तो ये अवस्थाएं उनके अंदर पीछे नीचे लिखी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, एस को कोष्टक में लिख के लिखते हैं, इसका मतलब होता है ठोस। गैस लिक्विड लिखते हैं एल, अगर एल ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है द्रव। जी लिखा है तो इसका मतलब होता है गैस। और कभी कभी एक शब्द आता है ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। जैसे हमारे पास क्या है NaCl। NaCl कैसा है, ठोस। और जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको NaCl एक्वस। अभी हमारा टूटेगा किस में, Na प्लस में प्लस Cl माइनस। अब ये कौन से होंगे, ये जल के अंदर होंगे, जल में मिले होंगे, तो ये एक्वस हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समीकरण के लिखने के साथ साथ समीकरण की भौतिक अवस्थाएं भी लिखी जाती हैं, तब हमारा कहीं जाकर के समीकरण होता है पूरा। तो समीकरण को संतुलित भी करेंगे
और समीकरण को संतुलित करने के साथ साथ उसकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसकी भौतिक अवस्थाएं। लेकिन जैसे जैसे हम सीख जाते हैं तो हमें भौतिक अवस्थाएं लिखना इतना ज़रूरी नहीं रहता है कि हम उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखी जा सकें। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझे हैं। अगले वीडियो में आप फिर देखेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या देखेंगे अगले वीडियो में? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। हालांकि इसके आपकी किताब के अंदर कितनी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिए हैं वो हम अगले बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपने हिसाब से अभिक्रियाएं